अब्बू ने अम्मी को जल्दी जल्दी तैयार होने का कहा, खुद सवारी का बंदोबस्त करने लगे। अम्मी की कोशिश थी कि मैं उनके साथ चलूं, मगर मैंने सहूलत से इनकार कर दिया। अम्मी ने बराबर वाली खाला को कहा कि वो रात को मेरे पास सो जाए। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मगर मैं खामोश रही। मैं चाहती थी कि आज मैं दरख्त के पास जाकर शम्मास को आवाजें दूं। ज्यादा देर में अम्मी तो चली गई, बराबर वाली खाला मेरे पास आ गई। उनके साथ उनके पोते पोतियां भी थे। जरा देर बाद बच्चे खेल कूद कर अपने घर चले गए। मैंने खाला को खाना खिलाया, फिर खाला का बिस्तर अपने कमरे में लगा दिया। गाँव में रहने की वजह से खाला जल्दी सोने की आदी थी। जैसे ही कमरे में खाला के खर्राटों की आवाज गूंजने लगी, मैं दबे पाँव कमरे से निकल बेरी के दरख्त तक पहुंची और तने को हाथ लगाकर धीमी आवाज में शम्मास का नाम लेकर उसको आवाजें देने लगी। काफी देर इंतजार करके मैं जैसे ही पलटने लगी, एकदम से मेरी टक्कर एक लंबे चौड़े वजूद से हुई। उसने दोनों बाजू खोलकर मुझे खुद में समेट लिया। मुझे लगा जैसे मैं सुकून की पनाह में हूँ। काफी वक्त यूं ही गुजर गया। मैंने आंखें खोल कर देखा तो हम दोनों एक खूबसूरत पहाड़ पर मौजूद थे। वो नरमी से मेरा हाथ पकड़कर सबज घास पर बैठ गया। चांद की रोशनी में हर चीज नहा रही थी। खूबसूरत मंजर था। मैंने खफगी से उसको देखकर कहा, कहाँ चले गए थे? तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा, देख रहा था तुम्हें मेरी याद कितनी आती है। मैंने कहा, फिर क्या देखा? कहने लगा, मुझे खुशी हुई कि तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी कि मैं। एकदम से उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, महरीन, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? मैं उसका ये सवाल सुनकर बुरी तरह घबरा गई। मैंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं सोचा था, मगर जिस तरह उसके दूर जाने से मैं परेशान हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा और उस जिनजादे का रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। वो संजीदगी से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। मुझे खामोश पाकर कहने लगा, क्या सोच रही हो? इसलिए जवाब नहीं दे रही कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजादा हूँ। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो काफी देर बैठा मुझे घूरता रहा। फिर स्पाट लहजे में कहने लगा, चलो घर चलते हैं, काफी देर हो गई। मेरा हाथ पकड़कर वो मैदानों और पानी की आबशारों पर से उड़ता हुआ मेरे घर जाकर उतर गया। वहाँ पहुँचते ही वो खामोशी से गुम हो गया। मैं दबे पाँव कमरे में वापस आ गई। खाला अभी तक नींद में मगन थी। मैं उदासी के साथ अपने बिस्तर पर लेट गई। मेरी नजरों के सामने शम्मास का खूबसूरत चेहरा था। काश वो कोई इंसान होता और मैं बिना डरे और झिझके फौरन उसको हाँ कह देती। फिर मेरी नजर अपने पाँव पर चली गई। उस मसनूई टांग के साथ यहाँ मुझे कोई अपनाने पर तैयार नहीं था और मैं अपनी आंखों में खूबसूरत मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए बैठी थी। कितनी अहमक थी मैं, ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुबह नमाज पढ़कर मैंने कुछ देर तिलावत की, फिर नाश्ता बनाकर खाला को करवाया। खाला मेरे साथ मिलकर मामूल के काम करवाने लगी। आज मेरे कमरे में मोतिये के फूल नहीं रखे गए। मेरे नाजुक दिल को बहुत ठेस पहुंची। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद खाला की वजह से ऐसा हुआ है। दिन में 11-12 बजे अम्मी घर वापस पहुंच गईं। अम्मी अब्बू काफी थके हुए थे। वो दोनों कुछ खामोश और परेशान भी लग रहे थे। मैं इंतजार में थी कि वो कुछ बात करते। दोपहर के वक्त अम्मी मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, महरीन बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारी फुफ्फो मिली थी फौतगी वाले घर। वो अपने बेटे साइम के लिए तुम्हारा रिश्ता चाह रही है। मैं परेशानी से अम्मी को देखने लगी, क्योंकि साइम तो पहले से शादीशुदा था। अम्मी मेरी नजरों का मतलब समझकर कहने लगी, बेटा वो बहुत शर्मिंदा है तुम्हें इनकार करके। साइम की बीवी बहुत बीमार है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। ऐसे में वो उसको नहीं छोड़ सकता। वो लोग कहते हैं कि हमने महरीन का दिल दुखाया था, इसलिए शायद खुदा हमसे नाराज है। उसकी ख्वाहिश है कि वो अपनी मौजूदगी में तुम्हारा और साइम का निकाह करवा दे। बेटा तुम्हारी फुप्पो बहुत शर्मिंदा है। तुम्हारे अब्बू भी सोच में गुम है। तुम देख ही चुकी हो दुनिया के जो रंग हैं। बेटा हमने भी चाहा था कि तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छे लड़के से करवा दे, जो तुम्हारे काबिल भी हो, मगर अभी तक तो हम नाकाम हैं। तुम्हारे अब्बू कहते हैं महरीन से कहना कि मैं अपनी जिंदगी में उसको किसी के सुपुर्द करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे चले जाने के बाद वो दुनिया में बेसहारा होकर रह जाए। मैं बेयकीनी से अम्मी के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो अपनी पूरी बात खत्म करके मेरे जवाब की मुंतजर थी। मुझे वो वक्त याद आया जब बचपन में होने वाली मेरी मंगनी उस वक्त फौरन तोड़ दी गई, जब मैं एक्सीडेंट के बाद जिंदगी और मौत के बीच में लटक रही थी। उस वक्त मेरे चेहरे और टांग की सर्जरी हो रही थी और दूसरी तरफ मेरे बाप की सगी बहन इस फिक्र में थी कि कहीं मेरे अब्बा जबरदस्ती मुझे उसके सर पर ना थोप दें। आंसू खामोशी के साथ बह रहे थे।